नमस्कार, नजरिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारा आज का विषय है समान नागरिक संहिता का किसके लिए साबित होगी गेम चेंजर। यदि हम बात करें तो जब से देश का संविधान बना तभी से ये सवाल बना हुआ है कि समान नागरिक संहिता इस देश में होनी चाहिए, देश की जरूरत है। वर्षों बाद अब फिर ये सवाल खड़ा हुआ कि समान नागरिक संहिता फिर एक बार सुर्खियों में आई। वजह बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में अपनी सभा में उसका जिक्र करते हुए से वक्त की जरूरत बताया। तो हम बात कर रहे हैं कि आज क्या वाकई देश को इसकी जरूरत है, किसके लिए गेम चेंजर साबित होने जा रही है समान नागरिक संहिता। और इस विषय पर हमारे साथ उपस्थित हैं मेरे दाईं ओर डॉक्टर मुनीश्वर, आप शहर की जानी मानी शख्सियत, तो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सिराज कुरैशी साहब, और बाईं ओर हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद शर्मा साहब और वरिष्ठ अधिवक्ता राशिद सलीम शमसी साहब। और हमेशा की तरह इस बहस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे मेरे सहयोगी राहुल पालीवाल। तो सबसे पहले आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई वक्त आ गया है कि देश को में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। देखिए, जैसा आपने पहली चीज तो राजीव जी जैसा विषय रखा है समान नागरिक संहिता गेम चेंजर, तो मैं समझता हूँ ये आपने जो विषय रखा है ना, इस विषय का मकसद ही ये है कि 2024 का जो चुनाव है इसमें ये विषय कितना गेम चेंजर रहेगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि संविधान में तो ये प्रावधान दिया ही है कि भाई इस बारे में विचार किया जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे सवाल इसके साथ हैं। जैसे जैसे ये चीज आ रही है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही भोपाल की सभा में ये बात की, तो चाहे मीडिया हो चाहे राजनीतिक दल हो, सब में हलचल हो गई। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो समान नागरिक संहिता की बात होनी चाहिए। कल ही देखिए, जब संसदीय समिति की बैठक होती है तो उसमें अध्यक्षता करने वाले सुशील मोदी जी कहते हैं कि भाई ये आदिवासियों पर लागू, अभी इस पर विचार किया जाना चाहिए और इस पर हम ये पैरवी करेंगे कि इनको अभी नहीं किया जाना चाहिए। तो सवाल इस चीज का है कि समान नागरिक संहिता का मतलब ये है कि आप, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है तो महिला और पुरुष को समानता का अधिकार मिले, समानता की बात हो रही है। अब ये नहीं है कि आप उसको अलग अलग रूप में नहीं देख सकते, आप मुसलमानों के लिए अलग रूप में नहीं देख सकते, आप आदिवासियों के लिए अलग रूप में नहीं देख सकते, आप हिंदुओं के लिए अलग रूप में नहीं देख सकते, आपको फिर समान रूप से देखना पड़ेगा। फिर ये धीमे धीमे सवाल क्यों आ रहा है कि भाई आदिवासियों को किस लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, नागालैंड, इन सब जगह जो आपके एलाइज हैं वही आपका विरोध करने लगे। जब विरोध करने लगे तो आपने विषय परिवर्तन कर दिया, आपने कहा नहीं आदिवासियों को अभी दूर रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर 11 करोड़ की आबादी है, तो पहली चीज तो यह है कि समान नागरिक संहिता में आप ईमानदारी से कितना काम करना चाहते हैं। क्या ये 2024 का सिर्फ एक एजेंडा है? एग्जैक्टली। तो जी को बात को आगे ले जाते हो, कुरैशी जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेके वाकई सीरियस है या केवल ये एक चुनाव का शगुफा मात्र है? राहुल जी, ये विषय तब उछला है जब साहबानों के सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था जी, ये तब से ये सामने आया है। उसके बाद इसको धीरे धीरे कम होते गया। अब मोदी जी ने फिर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। हर मजहब का, ईसाइयों का अपना एक अलग कानून बन गया है, मुसलमान का अलग है और कुछ लोगों का अपने अपने बढ़ गया है, लेकिन देश के कानून के मुताबिक इसको चलना बहुत जरूरी है। यही समान नागरिकता का यही पूरा मकसद है। नहीं कुरैशी जी, ये देखिए, ये आनंद शर्मा जी ने भी कहा और ये बात भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है कि हमारे संविधान में प्रावधान दिया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन चाहे वो लिंग के आधार पर हो, कास्ट और क्रीड, किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और उसके लिए समान नागरिक संहिता बहुत जरूरी है। तो लेकिन अभी तक वो नहीं किया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने। 1960 में कांग्रेस ने जब हिंदू पर्सनल लॉ को उन्होंने चेंज किया था,
उस समय भी अगर वो चाहते नेहरू जी, तब वो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए जो अलग अलग पर्सनल लॉ थे उसको भी चेंज कर सकते थे। लेकिन आज मैं आज के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ। आज जो बात उठ रही है, 2024 के चुनाव अब बिल्कुल निकट है, तो क्या ये केवल बीजेपी चुनावों में फायदा उठाने के लिए कर रही है, या एक जो ये अभी आनंद जी ने कहा था 2024 के जो चुनाव अलग निकट नहीं होता तो शायद आज ये मुद्दा भी इतना हाईलाइट नहीं होता। अगर मोदी जी को उठाना था तो 2014 में क्यों नहीं उठाया? बात टाइमिंग के बाद दोबारा चुनाव हुए तब भी नहीं उठा। अब क्योंकि ये मुद्दा फिर 2024 का है, उनको तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री कुर्सी विराजमान होना है। तो डॉक्टर साहब क्या हम केवल इस बात को लेके इसको नकार सकते हैं, विरोध कर सकते हैं कि भी चुनाव का समय है? भाई जरूरत तो है ही, नहीं जरूरत तो है, कानून की जरूरत तो है। अब वो चुनाव से पहले हो रहा है या चुनाव के बाद हो रहा है, तो देखिए क्या केवल इस बात को लेकर आप इस मुद्दे को नकार सकते हैं कि समान ये यूसीसी होना चाहिए? चलिए इलेक्शन के टाइम पे क्यों नहीं उठा? डॉक्टर मनीश्वर चुनाव से संबंधित टाइमिंग पे ही बताऊं कि राम मनोहर लोहिया जी लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे, तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि देश में कानून कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कानून तो एक होना चाहिए। ये लिखित बातें हैं, राम मनोहर लोहिया की उसमें आती है। तो उन्होंने कहा इससे तो आप चुनाव हार जाएंगे। तो उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया, बोले मैंने तो तुझसे कहा नहीं था कि तू सवाल पूछ, अब तूने पूछा है तो मैं सही बात कहूंगा। अब इसका चुनाव में फायदा हो या नुकसान, ये मैं चुनाव से संबंधित बात राम मनोहर लोहिया की है। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि मैंने डीएलए में लेख लिखा था एक, नीति के बिना राजनीति, तो उसमें दो मुद्दे ये लिखे थे, लोहिया जी का ये किस्सा और एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जौनपुर से चुनाव लड़ने का। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने क्षेत्र में गए तो वहां बहुत बड़ा बड़ा पंडित और फिर दीनदयाल फिर उपाध्याय ऐसे करके लिखा हुआ। तो ना भाई मैं तो सिर्फ दीनदयाल लिखता हूं। तो उन्होंने कहा यहां पर पंडित बहुत है, उन्होंने कहा ये सब हटवाओ। उन्होंने कहा आप चुनाव हार जाओगे। बोले हार जाएंगे, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे लिखा हुआ देख नहीं पा रहे, हम दीनदयाल हैं। तो ये जो लोग हैं ना जिन्होंने कुछ नीति की बात की। अब रही बात अभी वर्तमान में इसे उठाने के बारे में मैं कहूं कि देखिए मुद्दा तो ये सभी बड़े लोगों के दिमाग में रहा है जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1930 में कहा है, सन 19 और जो है पर्दे के पीछे गांधी जी ने ही विरोध किया उसका। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1930 में कहा है कि देश में समान नागरिकता, समान कानून होना चाहिए, तो वो रुक गई बात। 1948 की बहस में अंबेडकर जी ने खूब अच्छे तरीके से इसको रखा है कि भी देश में सबके लिए कानून एक होना चाहिए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं देखिए देश में राजनीति तो होगी ही ना, और लोकतंत्र जिस देश में मजबूत है वहां राजनीति तो होगी। वर्तमान में वो जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो राजनीति है, अन्यथा कानून पे बहस नहीं हो सकती। कानून पर बहस नहीं है वो तो भाई देखिए राजनीति में है तो राजनीति करेंगे। अब एक ये ऐसा इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके माध्यम से वो तीसरी बार निश्चित तौर से प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, लेकिन मैं इसी मंच से कह रहा हूं लेकिन ये इस समय टाइमिंग गलत है। टाइमिंग गलत है। वो क्यों कह रहा हूं? मुद्दा सही है। मैं उनके हिसाब से कह रहा हूं, उनके फायदे नुकसान के हिसाब से कह रहा हूं। ये टाइमिंग क्यों गलत है? अभी है विधानसभा चुनाव 4 राज्यों में 5, मतलब एक छोटा राज्य भी है उधर, मेघालय है, 5 राज्यों में, उसमें सिर्फ एक में भारतीय जनता पार्टी अभी है। और अभी भी बहुत बढ़िया बात देश में ये है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान खूब होता है, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारों का जाना अभी भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो कर्नाटक की सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सबसे ज्यादा ग्रिल, मतलब वो भ्रष्टाचार, और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार भी इस तरीके के उसमें है। अगर इस मुद्दे को उछालने के बाद भी विधानसभा चुनाव में अगर मध्य प्रदेश हार गई बीजेपी, तो निश्चित तौर से इस मुद्दे का जो महत्व इनके दिमाग में है ना वो खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब मैं कैसे करेंगे? मैं आपको बताता हूं, देखिए बीजेपी यहाँ पे केवल ये एक टेस्ट मात्र, जो आप कह रहे हो ना टाइमिंग गलत है, ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। अगर उनको इन चुनाव में फायदा मिलेगा तो उसको अग्रेसिवली पुश करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी 2 दिन में ये कानून बन जाएगा, इसमें कितना भी टाइम लग सकता है। तो ये जो अभी चुनाव आप कह रहे हो ना कि टाइम गलत है, ये टाइम केवल एक लिटमस टेस्ट है उनके लिए।
ये जो विधानसभा चुनाव में ये देख रहे हैं, तो अभी ये उठाते रहेंगे और अगर उसमें फायदा मिला फिर ये इसको अग्रेसर राहुल भाई 1985 में भी ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था, शायद वो उठता रहेगा। अभी इसकी यदि ये बात टाइमिंग की चल रही है यहाँ, यदि टाइमिंग नहीं होती, यानी चुनाव नहीं होता एक साल बाद, आम चुनाव, लोकसभा चुनाव एक साल बाद नहीं होता, और ये इससे 2 साल पहले ये सवाल खड़ा हुआ होता कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो क्या लगता है कि पूरा देश इस पर एक राय रख रहा होता? सबसे पहले तो ये है कि इनका जो है एक ड्राफ्ट आना चाहिए सामने। वो ड्राफ्ट क्या है, वो क्या चाहती है सरकार, किस तरह से सिमेट्री आज चाहती है? मतलब राशिद जी देखिए, ड्राफ्ट तो मोटा मोटा सबको पता है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि इसको जो मुस्लिम्स हैं, एक मेजॉरिटी मुस्लिम्स कह लीजिए, या जो थोड़े से कन्वेंशनल मुस्लिम्स हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है। अभी हम उस पर भी बात करेंगे कि कौन सी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं और कौन सी नहीं कर रही हैं और क्यों। तो जनरली एक मुस्लिम्स में ये भावना है कि भाई बीजेपी कोई चीज़ ला रही है तो उसका विरोध हो, या इस कानून का विरोध मुस्लिम्स कर रहे हैं। तो क्या वाकई मुस्लिम्स के हित में नहीं है ये कानून? नहीं, कानून देखिए सामने तो आए। सबसे पहली मेरी अर्ज करना यही है कि सामने जो है आपका ड्राफ्ट आना चाहिए। ड्राफ्ट में क्या है, क्या आप देखिए मोटा मोटा जो है, अगर मोटा मोटा ये माना जा रहा है विवाह, तलाक, मुआवजा, उत्तराधिकार, संपत्ति आदि में सबके लिए एक समान कानून हो जाएगा। और जो बड़ी एक मेजॉरिटी देखें तो अल्पसंख्यक उसमें, तो जो मुस्लिम समुदाय है उसमें इनके अपने अलग अलग शरीयत के हिसाब से चलते हैं। तो क्या वो एक्सेप्टेंस बनेगी यदि चुनाव टाइमिंग वाली जो बात है नहीं होती तो? देखिए ये मोटा इस वक्त जो टाइमिंग है वो तो इलेक्शन से का फायदा उठाने के लिए है। हिंदू मुस्लिम हो, वोट डिवाइड हो, पोलराइजेशन हो, उनका मकसद ये है। नहीं तो सिविल जो लॉज हैं, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा एडवोकेट, सिविल रेंट हाउसेस के मैटर हैं, हाउसेस की मैटर के अंदर 20 तरह के कानून हैं। रेंट कंट्रोल एक्ट अलग है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अलग है, आपका कंटोनमेंट एक्ट अलग है, पीपी एक्ट पब्लिक परमिसेस एक्ट अलग है, फिर जो रिलीजियस ट्रस्ट है उसके अलग हैं, वक्फ का अलग है। यानी 10-15 कानून हैं जो हाउस लैंडलॉर्ड टेनेंट के डिस्प्यूट में। जी आप केवल यही कहना चाह रहे हैं कि जो कानून है वो ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है अलग अलग कानून है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुस्लिम्स चाहते हैं कि अनेकता में एकता वाली जो बात है वो हमारे हिंदुस्तान की मतलब खूबसूरती है। मतलब आपकी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, आप इससे खुश है? नहीं, प्रताड़ित आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल ये गलत फहमी है, प्रताड़ित नहीं किया जाना। मतलब क्यों नहीं? जो आपके कानून है, देखिए अगर बताइए, नहीं एक बात बताइए, आप अगर शरीयत के हिसाब से ही चलना चाहते हैं तो जो क्रिमिनल लॉज हैं शरीयत के, वो क्यों नहीं मानते हो आप? नहीं, वहां कंट्रोल अपना नहीं है, कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है? वो अगर शरीयत मान रहे हैं तो पूरा मान लीजिए। फिर जहां पर जो चीज गलत है राशिद जी, उसको हम लोग क्यों नहीं स्वीकारते हैं, वो किसी भी रिलीजन की हो? नहीं, प्रताड़ित करने वाला कौन सा कानून है? एक चलिए इसे भी बात करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम जो बन रहा था उसमें जो महबूब अली जो उनका काफी योगदान था, उन्होंने प्रश्न खड़ा किया था इसमें, तब भी समान नागरिक संहिता की बात हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय के लिए उत्तराधिकार, विरासत, निकाह, तलाक जैसे मामलों के कानून उनके मजहब पर निर्भर हैं और वो 1350 साल से वो उसको मानता आया है, समाज समुदाय उसको मानता आया है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया था इसी प्रश्न पे कि 1935 तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी आता है, शरीयत कानून के अधीन ही नहीं था। यहाँ विरासत व अन्य मामलों के लिए हिंदू कानून लागू थे। ये एक फैक्ट है। तो हम चलो बात करें, पॉलिटिक मोटिव छोड़ दीजिए, हम बात करें आम मुस्लिम नागरिक की। वो क्या चाहता है, वो क्या राय रखता है? ऐसा है राजीव जी, आम मुस्लिम जो है वो थोड़ा सा कट्टरपंथी मुस्लिमों के ऊपर डिपेंड है जी। जो मुफ्ती हैं, इमाम हैं, मौलाना है, उनके ऊपर अगर माना ये चाहता है कि भाई इसको तलाक मैं नहीं देना चाहूँ या दे दी, अब उसको फिर गुस्सा खत्म हो गया, अब उसको फिर अपने बुलाना चाहते हैं या दोनों में फिर हो गया, तो उसका आने का बहुत लंबा एकदम नहीं आ सकते इस्लामी कानून के हिसाब से, है ना। अब इसमें ये हो जाएगा जो कानून हो गया कि वो माइनस हो जाएगा, मुल्ला अपने घर बैठे आएंगे, डायरेक्ट ये हो जाएगा वो कानून। अब ये तो बहुत ही बड़ी बात कही, क्योंकि अभी ये जो बात जो एक्चुअली इतने समझदार, मैं एक्चुअली मदनी साहब का हमेशा सम्मान करता रहा। अभी मैंने लिखा भी, एक दिन मैंने लिख भी दिया कि भाई मदनी साहब से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ये कहें कि औरत 45 में बूढ़ी हो जाती है और वो मर्द 80 साल तक जवान रहता है। ये मैंने लिख भी दिया, एक दिन मैंने लिखा कि भाई बात क्या है कि औरत से आदमी का क्या संबंध होता है।
सबसे पहला संबंध तो हमारा माँ का है। भाई आप पेट में आते तो माँ से सबसे पहला संबंध आता है। तो हम औरत को सिर्फ पत्नी के तौर पर ही क्यों देख रहे हैं? और मैंने तो इधर मेरे भी तमाम दोस्त हैं, मैंने कहीं यहाँ पर दो शादी करने वाले भी नहीं देखे। कम से कम 100 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। और मैं मैंगलोर जाना आना मेरा काफी रहा, और मैंगलोर में मैंने ये खुद देखा, 5 स्टार होटल की डिनर वगैरह की बात बता रहा हूँ, कम से कम 5 बार। तो हमारे दिमाग में तो ये आएगा ही नहीं कि कोई आदमी 3 महिलाओं के साथ है, और एक महिला 30 साल के आसपास की है, एक महिला 40 की है, एक 55 की है, तो हमें 30 साल वाली उसकी लड़की ही नजर आएगी। भाई हमने जो वातावरण देख रखा है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, लेकिन वहां मुझे तीनों पत्नियां, जो व्यवहार फिर बाद में देखा बिल्कुल बगल की टेबल की बात थी, तो वो बिल्कुल पत्नियों वाला था। तब ये वाली बात मेरी बेटी ने मुझे बताई कि पापा यहाँ पर ये खूब है, ये रिच क्लास में, नीचे वाला नहीं है इतना ज्यादा, रिच क्लास में ये खूब है। वो 3-3 तो ये जो चीज है ना, इस चीज को लेके हमें ये वाली बात जरूर सोचनी चाहिए कि बहुत लॉजिकल रहे। ये वो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं अलग बात है, लेकिन फायदेमंद तो ये मुसलमानों के लिए। लॉजिकल ये है कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना। राशिद साहब, यदि वही बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं आनंद जी की और डॉक्टर मुनीश्वर की, इसका अगर मान लीजिए समान नागरिक संहिता लागू होती है तो कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, तो सबसे बड़ा जो लाभान्वित वर्ग होगा वो महिला वर्ग होगा। तो महिलाओं की राय वो क्या रखती होंगी, वो क्या चाहती हैं इस पे कि हाँ भाई इस पर समान कानून बनना चाहिए? जैसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं और जो इस्लाम को जानती हैं, वो इस्लाम का उन्होंने स्टडी करी है गहराई से, तो वो जानती हैं इस्लाम में उनका क्या रुतबा है। इस्लाम के अंदर माँ का जो दर्जा है वो माँ के पैरों तले जन्नत बताया गया है। बहुत बढ़िया। तो वो जो है जहाँ जहाँ हर कैटेगरी अलग अलग है, आप कहें समान हो जाएं, बराबर हो जाएं। दरवाजे पे चोर आ गया, मैं कहूँगा आप भी बराबर की, मैं भी बराबर, आप जाइए। औरत नहीं जाएगी, मर्द जाएगा, वो ताकतवर है। आप बराबर के हैं कहेंगे तो उसके लिए अलग अलग इस्लाम में अलग अलग जगह अलग अलग रुतबा दिया गया है। कहीं जो है माँ का दर्जा सबसे ऊपर है, मतलब शोहर को जो है एक तरफ शोहर का कहना नहीं माने, मतलब इस्लाम के अंदर जहां कैटेगरी दी गई है अलग अलग दी गई है। कैसे दी गई है? अगर मर्द के लिए कहा गया अगर खुदा के बाद किसी का सिजदा होता तो वो है माँ का, और औरत के लिए कहा गया अगर सिजदा खुदा के बाद किसी का है तो वो है शोहर का। तो राशिद जी क्या चाहती हैं महिलाएं? मतलब हमारा तो ये प्रश्न है आपसे। महिलाओं को अवेयरनेस आ चाहिए, मतलब जो कानून है उसको बताना चाहिए। जब जाहिर हैं, इलिटरेट हैं, उनको मालूम नहीं है। तो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक व्यक्ति की 3-3, 5-5 पत्नियां हो, वो अच्छी बात है? नहीं, एक 3 पत्नी के लिए शर्त है उसमें कि एक बीवी जो है अगर उसके बाद दूसरी शादी करता है वो, तो एक रात उसके साथ देनी है तो दूसरी रात उसके साथ देनी है, बराबर मसावी। अगर नहीं कर सकते आप तो नहीं करिए, इस्लाम में ये है, उसको बता देनी। नहीं, लेकिन जब मैं आपको बताऊं शमसी साहब, जो शाहबानो वाला प्रकरण है ना, जी, 5 बच्चे जी, और ये चंद्रचूड़ इस समय, और बाई चांस इनके पिताजी चंद्रचूड़ उस समय जज थे जिन्होंने ये निर्णय दिया था, और 179 रुपए 25 पैसे महीना ये गुजारा भत्ता देने की कोर्ट ने कही थी। तब भी मुस्लिम समाज उस महिला के साथ नहीं खड़ा हुआ, जबकि 5 बच्चे थे उसके, 5 बच्चों के साथ निकाला, उनके पति ने 5 बच्चों के साथ निकाल दिया था उन्हें। और उस समय 410 सांसदों वाली पार्टी थी। मतलब कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा कानून खत्म किया जाए, कोई चीज है जैसे मोदी जी ने पहले 3 तलाक वाली बात को पकड़ा, ऐसे ही ये गुजारा भत्ता वाली, मैंने मतलब थोड़ा सा पढ़ा, मुझे पता तो पहले भी था। और उस समय अगर आपको ध्यान होगा तो आज जो क्या नाम है, जो राज्यपाल है केरल के, आरिफ मोहम्मद खान, तो मुझे उनका वो शेर ध्यान रहता है, लोकसभा में उन्होंने बोला था, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे राजनों की खबर नहीं। तो ये जो चीजें है ना, पॉलिटिकल विल की बात है। मैं अभी भी कह रहा हूँ इस समय पॉलिटिकल मोटिव हिंदू मुसलमान करना है, लेकिन बड़ा मोटिव यही होना चाहिए कि इन जनरल किसी के साथ इनजस्टिस नहीं। देखिए हमारा देश हमारे संविधान से गवर्न होता है, और संविधान ये बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो यूसीसी आया रहा है, अब देखिए कोई पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स तो करेगा ही, और नहीं करेगा तो ऑपोजिशन तो उसमें पॉलिटिक्स ढूंढेंगे। तो अब यहाँ पे चलिए, अगर हम ये मान भी लेते हैं कि भाई बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है और हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या यहाँ पर वो अपनी जगह सही नहीं है बीजेपी? देखिए बीजेपी सही नहीं, मैं दूसरी बात कहता, 21वां जो आयोग था, विधि आयोग, उसकी रिपोर्ट क्या थी भाई? अगर आप उसमें
समान नागरिक संहिता की बात नहीं करते तो महिलाएं को समानता के अधिकार की बात तो कम से कम अभी हो ही जानी चाहिए। मेरे को कोई स्टेप होना चाहिए। मतलब एक और चीज है कि मतलब आप देखिए सारा सब बदल जाए ऐसा नहीं। यूसीसी के लिए एक बड़ा प्रोसेस है। अब आप देखिए वहां जो विधि आयोग है उसमें 19 लाख आपत्तियां आई हुई हैं। 15 तारीख तक उसमें 25 लाख आपत्तियां आएंगी। उन आपत्तियों की स्टडी की जाएगी, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं यहाँ जितने भी लोग हैं मैं सभी ये मानने को तैयार होंगे कि भाई किसी भी धर्म की हो महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना ही चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। भाई हिंदुओं ने भी किया ना, उत्तराधिकार में महिलाओं को अधिकार दिया ना, दिया ना। ये समझे कि इस समय मुद्दा उठाना ये सियासी मुद्दा बन गया। हाँ, ये जो इस समय जो ये टॉपिक उठाया गया है तो सियासी मुद्दा बना रहे हैं इसको, या देखिए सियासी तो है ही। देखिए सियासी मुद्दा तो एक और चीज है। अगर मैं राजनीतिक हूं तो राजनीति करूंगा, सीधी सी बात है। आपको देखना है ना भाई, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और मैं अगर यूसीसी पे नेतागिरी कर रहा हूं तो ये तो आपका विवेक है ना, उस मुद्दे को माने ना माने। अच्छा, वो तो ये चाहते हैं कि विरोध हो, वो तो ये चाहते हैं कि विरोध हो। नहीं, ठीक है, विरोध होने से ही तो मालूम पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। अगर स्वीकार हो जाए तो विरोध तो फिर क्या होगा? अब आनंद शर्मा जी हम खत्म हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, राजनीति पे ही आ जाते हैं। अब देखिए, अगर हम राजनीति की बात करें तो आनंद शर्मा जी इसमें कम्युनिस्ट पार्टीज कह लीजिए और कांग्रेस स्पेशली कह लीजिए, AIMM कह लीजिए, वो तो मुस्लिम पार्टी है, वो विरोध कर रही है इसका। तो आपने जैसे कहा कि भाई जैसे 3 तलाक का मुद्दा था, उसमें भी कहीं ना कहीं जो महिलाओं को उसमें रिलीफ मिला तो कुछ हद तक महिलाओं ने बीजेपी को सपोर्ट किया। यहाँ भी आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट जो ये सोच रहे हैं कि इसको ऑपोजिशन करके वो मुस्लिम्स वोट पालेंगे, वो शायद गलत सोच रहे हैं? देखिए एक और चीज है, मेरा मानना यह है कि लिटरेसी जिस तरीके से बढ़ती है ना, उसी हिसाब से फिर लोगों के विचार बदलने लगते हैं। ठीक है, अगर कांग्रेस अगर उसी को सोचती, ये मुस्लिमों को एक वोट बैंक समझ के चल रही थी, तो वो अब फिर क्यों सत्ता से बाहर हुई? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे आदमी पढ़ा लिखा होता जाता है वैसे वैसे बहुत सारी चीजों को समझने लगता है। कर्नाटक में तो नहीं, मुस्लिम्स तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, जहां जहां मौका मिल रहा है बीजेपी का विरोध करके वो कांग्रेस का कर रहे हैं तो कांग्रेस कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस को कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से मुस्लिम इस बात को समझते हैं, बहुत से मुस्लिम 3 तलाक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, जो पढ़े लिखे मुस्लिम थे कि हाँ ठीक है ये इश्यू बढ़िया है, और जो हमारी धर्म की महिलाओं के साथ हो रहा था वो गलत हो रहा था। आप बताइए है कि नहीं? आज ये समझ बच्चों का और महिलाओं को इसमें हित है। अगर ये कानून हो गया, महिलाओं को और बच्चों का भी इसमें हित है, क्योंकि बच्चा जब जवान होगा आगे बढ़ेगा तो उसको ये हो जाएगा कि भाई हम एक हिंदुस्तानी है सिर्फ। राशि साहब, मोटी मोटी जो बात समझी जा रही है या जो आ रही है कि इसमें बहु विवाह और हलाला जैसी जो मुस्लिम कम्युनिटी कुरीति कह लीजिए या जो ट्रेडिशन है उस पर सरकार कानून बना सकती है, तो वो कितना एक्सेप्टेबल होगा? तो बन ही जाएगा। जब समान नागरिक संहिता की बात आएगी तो ये चीजें तो फिर वो हटेंगी ही वहां से। नहीं, उसको विरोध होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लिटरेसी होनी चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कब तलाक दी जाती है। तलाक देना तलाक नहीं होती है इस्लाम के अंदर। अगर आप एक होटल में बैठे हैं और चाय मांगना है, चाय लाओ, फिर कहा चाय लाओ 3 बार कहा तो एक ही चाय आएगी। तो ये नहीं कि 3 बार कह दिया तलाक हो गई। तो तलाक एक बार, अगर एक बार तलाक हो गई और तलाक की इद्दत की मुद्दत तक अगर हस्बैंड वाइफ नहीं मिलते हैं तो तलाक फाइनल है मुस्लिम लॉ के हिसाब से। हाई कोर्ट की जजमेंट, बॉम्बे हाई कोर्ट की हम भटक जाते हैं। हम तो केवल इतना जानना चाह रहे हैं कि अब देखिए यूसीसी की बात कर रही है हमारी सरकार, और वो हो सकता है कि 2024 से पहले कोशिश, अगर उन्हें लगा फायदा है तो लाए। तो क्या मुस्लिम समाज इसका विरोध करेगा? ड्राफ्ट सामने आएगा, उसके बाद सामने आएगी। तीन तलाक पर बिल्कुल होगा। 3 तलाक पर क्यों होगा? इसमें ये जो आम नागरिक मुस्लिम हैं उनके पीछे जो मुल्लाओं का हाथ है पीठ पर, जो कटमुल्ले जो कटमुल्ले मत कह रहे हैं, जो मुल्लाओं का उनकी पीठ पे जो हाथ है जी, वो उनको फिर दूसरे रूप से समझाने की कोशिश करेंगे, उनको मिसगाइड करेंगे इसके लिए। इसलिए विरोध 100% होगा।
लेकिन वैसे अब आपकी नजर में ये बात सही है, लेकिन विरोध होगा उसके अपने नहीं, अलग नहीं, तो फिर लेकिन अब ये भी सोचना होगा ना कि विरोध को कैसे रोकना चाहिए, इसके लिए आगे भी तो प्रधान सामने होंगे। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि 3 तलाक पे कानून के ठीक है। रोक लगी, ठीक है, उस पे भी जरूर जो जो आप कह रहे होंगे मौलाना लोग होंगे, और उन्होंने कोशिश की होगी कि भाई ये शरीयत के अनुसार नहीं है, धर्म के अनुसार नहीं है, उन्होंने कहा होगा, तो लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना रहा मुस्लिम सोसाइटी में विषय पर्टिकुलर महिलाओं पर? नहीं, उसमें ये रहा कि उसमें जो तलाक देने वाला मर्द है उसके दिल में एक दर्द समा गया है आज के टाइम में। ये तलाक देंगे और जो कोर्ट में चली गई तो नेचुरली कि हमें कुछ होगा, वहाँ वो मुल्ला या मुफ्ती को पीछे छोड़ देगा, सामने उसको जेल जाने का भी डर होगा। तो कहीं ना वही कहीं है, एक बात कानून का डर तो आता ही है। एक बार ये बात भी सोचनी चाहिए कि मतलब 3 बड़े देश हैं, बांग्लादेश जिसमें 20 करोड़ से ऊपर मुस्लिम है, पाकिस्तान 20 करोड़ से ऊपर, और इंडोनेशिया, इनमें शरीयत के अनुसार ही नहीं है सब कुछ। मतलब कानून में तो निश्चित तौर से मुस्लिम होगा पक्ष, क्योंकि मुस्लिम देश है, लेकिन फिर भी देश में एक कानून लागू करने में टर्की भी है उसमें, तो इजिप्ट भी है। डॉक्टर साहब एक और तो बहुत ये बड़ी जो बात देश है ना, इन्होंने भी कोई जी। ना कोई चीज शरीयत से सुधार करते हुए, कोई शरीयत में कोई ये कमी है, मतलब और कौन से टाइम में मान लीजिए ये कहा जाता है कि कुरान की बात है, कुरान इजिप्ट में 80 साल पहले 3 तलाक पे रोक लगा दी थी, आज से 80 साल पहले ये। नहीं, फिर बहुत सारे मुस्लिम्स देखिए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज यूएस जा रहे हैं, वहां पे समान नागरिक संहिता है, वो उसको फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं? तो वो अल्टीमेटली बात नहीं है। जब लेकिन सऊदी अरब जैसा देश बदल रहा है, वहाँ ड्राइविंग की इजाजत नहीं थी, बहुत सारी चीजें, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें तेल पर नहीं चल सकती, वहां भी टूरिज्म डेवलप हो रहा है, क्यों? उसमें कहीं ना कहीं खुलापन लाना पड़ेगा, महिलाओं को समानता के अधिकार पर लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं। देखिए एक और चीज है, राजनीति को अलग कर दें तो महिलाओं की समानता का काम यूसीसी बहुत अच्छे से कर सकता है। और आपके तो आप तो पुराने जनसंघ के हैं, ये तो मेरे ख्याल से 1930 में शायद मुद्दा जनसंघ का इसमें शामिल था। 1952 से 1952 से 3 मुद्दे थे। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई मोदी जी 3 मुद्दे हमें ध्यान है भाई, कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, 370 के लिए हमने जीवन में नारे लगाए हैं, तो और राम मंदिर का तो 500 साल का मुद्दा है। वो ये चीजें कहीं ना कहीं उसमें रही हैं एजेंडा में। और ये समान नागरिक संहिता मैं आपको अभी बता दूं, संघ के जो उसमें समान नागरिक, अभी 2014 से क्यों नहीं याद आई इसकी? नहीं, तो ये रही है आपके मुद्दे। ऐसा होता है कि जो आनंद ने कहा ना, जो राजनीति में वो राजनीति तो करेगा, राजनीति करेगा वही तीनों मुद्दों को एक एक करके बुना रहे हैं। एक और चीज, राम जन्मभूमि है तो राम जन्मभूमि में इनका क्या योगदान? 2019 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मंदिर बन रहा है। लेकिन अगर वही वाली चीज है, अगर राजनीति है तो मंदिर बन रहा है, मंदिर और मस्जिद दोनों बननी थी भाई। सवाल इस चीज का नहीं, उस चीज को छोड़ो। लेकिन वही सब आता है ना कि जब मैं राजनीति क्यों, तो राजनीति करूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन राशिद जी, अभी कानून की बात आती है तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक 7, आपको अगर संज्ञान होगा तो एक 7 जज की एक बेंच बनाई हुई है, जो ऑलरेडी इस तरीके के 3 बहुत बड़े मुद्दे हैं। एक साबरीमाला वाला है, एक पारसीज का है, और एक जो दाऊदी बोहराज का है, जो विमेन जेनाइटल्स को म्यूटिलेट करने के लिए जो उनके एक प्रथा है उसको रोकने के लिए, और उस पर ये सब चीज़ें डिसाइड होनी है, और ये संविधान से रिलेटेड है, और ये यूसीसी भी कहीं ना कहीं संविधान से ही रिलेटेड है। तो आपको क्या लगता है कि जब तक इन तीनों मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं आ जाती तब तक शायद यूसीसी को रोकना चाहिए, या उससे पहले उस पर कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए? हाँ, ये आपकी बात सही है। अगर एक लार्जर बेंच के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, इस पर डिस्कस कर रही है, और उसमें अंडर जो है जजमेंट है या जो भी आर्गूमेंट चल रहे हैं इसके अंदर, तो उसका फैसला आ जाए, उसके बाद ही कुछ मुद्दा उठाना चाहिए। इलेक्शन का जो इस वक्त जो मुद्दा उठाना है, मेन मकसद है इलेक्शन का, पॉलिटिक्स। मुझे तो लगता है कि जुलाई के इसमें इसी सत्र में, चलिए आप इस पे आ जाए, मेन इशू पे आ जाए। नहीं, सत्र में आ तो जाएगा डॉक्टर साहब, लेकिन वो कोई पास नहीं होता। फिर उसमें तो जितना मर्जी टाइम लगा दीजिए, आप सेलेक्ट कमेटी को उसको भेज देंगे, और उसके तो 1000 तरीके हैं। देखिए, अगर वो तो गवर्नमेंट की मंशा है 2024 के बाद चुनाव निबट जाए, 2024 के बाद वो इम्प्लीमेंट करना चाहेगी, अगर जीते तो 2024 से पहले नहीं होना, उससे पहले तो ये लटका रहेगा, उसमें चुनाव होगा। अगर इसका विरोध नहीं हो, इसके लिए क्या कदम उठाया जाए?
मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये है कि जो ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो कब नहीं चाहेंगे कि विरोध हो, नहीं। वो चाहे इस तरफ वाले हो चाहे उस तरफ वाले हो, तो भाई हमारे देश में जो कट्टरपंथी मुस्लिम से अलग हटके जो मुस्लिम हैं उनके बीच में जाकर गोष्ठी हो, मीटिंगें हों, उनको समझाया जाए या उनको कुछ दिया जाए तो नेचुरली कुछ नई चीज निकल। चलिए पॉलिटिकल एजेंडे पे आ जाए डॉक्टर अमरीश्वर, क्या पॉलिटिकल मोटिव पूरा होने जा रहा है सरकार मीन्स भाजपा का? यदि उसने जब ये एक इशू बना दिया है और तो ये निश्चित वो चाहेगी इसके बेस पे चुनाव हो, लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है, 5 स्टेट में है और जैसे कर्नाटक का एग्जाम्पल है, मुस्लिम यूनाइट हो गया, एक ही पार्टी के पीछे खड़ा हो गया, तो मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान है, कुछ भी हो सकता है, राजस्थान में कुछ भी हो सकता है। अभी जो बात है ना, बिल्कुल कर्नाटक की आपने बात की, कर्नाटक का ही मैं आपको एक एनालिसिस अपनी बता रहा हूँ बिल्कुल, कि अगर बजरंग बली की जय इतनी ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं बोलते ना तो मैंने तो सिर्फ 30 सेकंड देखा था बस, उसके बाद देखा भी नहीं, जितना वो हाथ उठा उठा के बजरंग बली की जय बोले हैं ना, उतनी सीटें कम हो गई, उतना नुकसान हुआ। 20 ये बात है, ये बहुत है। 20 सीटें बीजेपी की घटी और 10 सीटें जेडीएस की घटी, और यही 30 सीटें अदरवाइज कांग्रेस बिल्कुल नेक टू नेक मेजोरिटी पे होती, 110 के आसपास होती। बिल्कुल 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 135 पे जाने से ये वाली बात स्थापित हो गई कि मुस्लिम्स ने भी, और फिर ये इन जनरल ट्रेंड भी चल रहा है, थोड़ा सा मैंडेट देने का तरीका भी पब्लिक का बदल रहा है। हम आप भी कहते हैं वो बहुत ढीला ढाला मैंडेट देने के मूड में नहीं रहती, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अभी भी देखिए जैसा महाराष्ट्र में हो रहा है, इन सब चीजों की गुंजाइश कम से कम बचे, ऐसा पब्लिक चाहती है। तो उसने एक साथ इतना मैंडेट दे दिया कि शिव कुमार भी कुछ नहीं कर पाई, कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मध्य प्रदेश में और राजस्थान दोनों में ही मुस्लिम अच्छी संख्या में है। ये चीज वो ये ना कि हर चीज के दो पहलू हैं, फायदा और नुकसान, तो एक्शन का रिएक्शन तो होता ही एक्शन और रिएक्शन है। अगर इस चीज का जो और पार्टियां धीमे धीमे करके मध्यम सुर में समर्थन भी कर रही हैं, क्योंकि हिंदू वोट की भी महत्व अभी पिछले 10-12 साल में अच्छा खासा बना है, कि लोगों के दिमाग में ये भी आने लगा है, ममता बनर्जी के दिमाग में भी आता है कि भाई हिंदू वोट का भी मायने रखना है, तो उनको भी कैसे साधा जाए और रास्ता ऐसा निकाला जाए। लेकिन इन जहां पर 1-to-1 फाइट है, वहां पर मेरे हिसाब से बीजेपी को नुकसान होने के चांसेस ज्यादा बने, यूसीसी की वजह से। डॉक्टर जी, इसका मतलब ये हुआ ये 5 राज्यों का रिजल्ट आने के बाद ही तब फैसला करें कि आगे इसको क्या कदम बढ़ाना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, होना यही है डॉक्टर साहब, है बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर ये 5 इसके लाभ होता दिखेगा तो इसको अग्रेसिवली पुश करेंगे, बस। और लाभ नहीं हुआ तो तो ये एक बात ठंडे तो बस्ते में फिर जाएगा। ठंडे बस्ते में डाल देंगे। ये होगा, ये उसका इंतजार करना होगा कि 5 राज्यों के इलेक्शन में क्या रिजल्ट आ रहा है। राशि साहब आपका क्या मानना है, इसका क्या पॉलिटिकल प्लस माइनस होने की आप देखते हैं? नहीं, इसका फायदा जो है, इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी फायदा उठाना चाहती है, वो फायदा उठाएगी। नहीं तो उसका एडवांटेज कांग्रेस को भी उतनी ही मिलेगी यदि हम बात करें। पोलराइजेशन तो दोनों तरफ से ही होगा ना फिर, तो अब ये है कि लाभ किसे मिलता है। चलिए आनंद शर्मा जी से पूछ लेते हैं। आनंद जी क्या लगता है आपको? देखिए मुझे सीधी सीधी बात लगती है कि पब्लिक इस मुद्दे को कैसे लेती है जी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अगर इन मुद्दों को जनता याद रखेगी तो मैं नहीं समझता कि ये मुद्दा बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगा। लेकिन ऐसा होता और है। दूसरे नहीं, देखिए नहीं, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, चुनाव उसके होता है। अंदर आप जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो उन वास्तविक मुद्दों को कितना प्रभावी तरीके से रखती हैं। अगर वो उन चीजों को नहीं रख पाई तो ये मुद्दा आगे बढ़ सकता है। और अगर उनने वास्तविक दिक्कतों को, वास्तविक मुद्दों को बनाए रखा, भाई कर्नाटक में भी तो भ्रष्टाचार का मुद्दा जीवित रहा ना। आपने कहा बजरंग बली और ये सब भ्रष्टाचार का मुद्दे को वो कांग्रेस लगातार अटैक करती रही और उसका फायदा उसे मिला। तो डिपेंड करता है कि विपक्षी पार्टियों की रणनीति क्या रहती है। अगर रणनीति उनकी वास्तविक मुद्दों पर बहुत प्रभावी तरीके से रहेगी तो यूसीसी का असर उतना ही कम होगा। आनंद भाई, एक बात हो रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी एक बात कहा था कि अगर वो कर्नाटक में बार बार बजरंग बली ना बोलते बहुत बार, तो शायद इतना प्रभाव नहीं होता, ना कांग्रेस इतनी सीटें लाती। इसी तरह मेरा अपना खुद का ये है, विचार है कि जब तक आप महिलाओं को, उनको, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने एक नई चीज़ लागू की है
कि मुस्लिम के फेवर में बोलना है कि बीजेपी से जुड़े जी आप जाइएगा, मुस्लिमों के बीच जाइएगा, अपने कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को, आरएसएस जो आप बात कर रहे हैं उनके बीच में वो करें। लेकिन मुस्लिम जुड़ लिया है या नहीं जुड़ लिया है, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। वो कह तो रहे हैं लेकिन मुस्लिम 10 बार हो जाए कि थोड़ा सा मुस्लिम मिल जाए वही बहुत है। तो वो नहीं, मुस्लिम के दिमाग में ये है कि ये सिर्फ 2024 के इलेक्शन दे के ये भाषा बोल रहे हैं, वो तो ये है। फिर वही आएगा ना सियासी मुद्दा। अब वो तो देखिए लेकिन असलियत में कितना फायदा उठाया रहा है ना, तो भाई इतने 9 साल हो गए उनको, तब तक क्यों भाषण नहीं आई ये बात? जब शुरू से 14 के बाद ही पॉलिटिकल जरूरत है, अब पड़ गया है ना, मंदिर हो गया, 370 हो गया, तो यही बचा है और क्या करेंगे? तो ये है ना असली मुद्दों से ध्यान हटाना है, मेन मकसद जो है ये है। इसके बाद भी फिर दूसरी ये है ना, दोनों पहलू है। देखिए इसकी जरूरत को आप नकार भी नहीं सकते। हाँ, जरूरत तो लेकिन देखिए जरूरी सबसे बड़ा इसलिए है ना कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिला है। देखिए अच्छी बात है, एक देश में एक कानून होना चाहिए, उसको हमारा संविधान ये कहता है। लेकिन ये तो देखिए शुरू में बात हुई थी, टाइमिंग का विरोध हो रहा है, टाइमिंग पर बात हो रही है। ताकतवर लोग इसको अपने अपने हिसाब से करते हैं। अदरवाइज बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरीके से जो इंदिरा जी ने उस समय प्रमोट किया, 1973 की बात है, 72-73 की बात है, जब आप मतलब जैसे क्या वो भी बहुत ताकतवर थी, अपने हिसाब से करा सकती थी काम, इसलिए उन्होंने उस चीज को प्रमोट किया। तो मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ, लगातार कहता हूँ कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ नेहरू की बुराई और इंदिरा जी को कैसे फॉलो किया जाए, ये है उनका बेसिक प्रिंसिपल, जनता के बीच में अपनी बात को रखने का, और यही उस चीज का ही रिपरकशन बना के इसको प्रस्तुत करने का मुद्दा यही है। अन्यथा कोई भी अभी भी आप ही समझिए, आप एकदम से बहुत एग्री नहीं है, लेकिन आप भी मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो बातें हैं, खराब बातें हैं, जो आज से 100-500 साल पहले ठीक रही होंगी, जो बहुत ज्यादा कबीलाई लड़ाइयां होती थी, भाई क्यों 4 शादियों का या उसका बना पॉपुलेशन कम थी, इसलिए बना होगा कि भाई मर्द के बिना नहीं रहे, और मर्द के बिना जाके डांट पड़ेगी, मर्द के बिना औरत नहीं रहे। जो मैंने पढ़ा है उसका उद्देश्य ये था, पॉपुलेशन मर्द के बिना औरत नहीं रहे, ये इसलिए ये चीज चली थी, क्योंकि कबीलाई लड़ाइयां होती थी, आदमी मारा जाता था उसको बचाने के लिए। दरअसल अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मेरे पास केसेस आते हैं, मुझसे कहते हैं तलाक बताइए आप फौरन। मैं कहा ऐसे थोड़ी इस्लाम में तलाक है, कैसे? मैंने कहा पहले एक तलाक है, 1 महीने सोचो, रहो साथ में, एक ही कमरे में रहो, फिर 1 महीने बाद जब गुजर जाए तब नहीं बने, फिर दोबारा तलाक, फिर उसी तक रहो, उसी कमरे में रहो, फिर है। मैंने इतने जेपी पैलेस होटल जो है, इसके मैनेजर थे, मैं आपको वाकया बताऊं, इमीडिएट साहब, मेरी वाइफ जो है कमरे में बैठी रहती है, टीवी देखती रहती है, होटल से खाना आता है, करती है, और ये बच्चा छोटा सा है, देखती नहीं है, क्या करूं, तलाक देनी है? मैं कहा नहीं, तलाक कैसे हो जाएगी, कैसे होगी? मैं क्या, तलाक का तरीका है पूरा, पहले समझाओ, बुझाओ, बताओ, मेडिटेशन होगा तब होगा, उसके बाद। तब मैंने एक नोटिस दिया, उस नोटिस के बाद में दोनों मियाँ बीवी सही हो गए और रहने लगे। डीसीओ केस मेरे पास ऐसे हैं, तलाक के। क्या अवेयरनेस नहीं है? पढ़े लिखे लोग हैं मगर इस्लामी लॉ नहीं जानते। लेकिन खाली तलाक की मैं खाली तलाक की बात बता रहा हूँ, इतनी सारी चीजें जो गलत है, हिंदू लॉ में आप क्यों गलत चीजों का हिंदू लॉ में बता रहा हूँ, सुनिए, हिंदू लॉ में 2005 के बाद हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। राशिद जी, आपको समझना पड़ेगा ये। चलिए सवाल नागरिक संहिता का जवाब क्या फिर वही अभी यक्ष प्रश्न बना रहेगा कि ये अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा या नहीं, या फिर ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह जाएगा? इसका जवाब शायद हमें दिसंबर तक मिल पाएगा। तब तक ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट पे आपत्तियां खड़ी होंगी, सुझाव आएंगे और फिर उसको कमेटी के पास जाएगा। तब ये माना जाए कि 2024 तक सवाल यक्ष बना रहेगा। उसका जवाब हमें इन 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव परिणाम आएंगे वो ही बता पाएंगे कि सवाल नागरिक संहिता अपने मुकाम तक पहुंच पा रही है या नहीं। फिर आपसे मुलाकात होगी दोस्तों किसी नए विषय पे, नए पैनल के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर।